आज जो है हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने पहली क्लास अपनी की थी और पहली क्लास हमारी जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित थी। पाषाण काल कह सकते हो मेनली। और उसके बाद जो है आपका चालकोलिथिक या फिर इसको कैलकोलिथिक भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, अपना अपना उच्चारण है। कुछ लोग उसको चालकोलिथिक कहते हैं, कुछ लोग अपना उसको कैलकोलिथिक कहते हैं। उससे संबंधित जो है चीज़ों का हमने कल अध्ययन किया था। और आज हमारी जो है वीडियो क्लास दूसरी है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो क्लास सेकंड। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपने पढ़ा था पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आपने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, फिर पाषाण काल के 3 पार्ट आपने देखे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट थे, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, है ना। उस तरीके से अब निम्न पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा। आज है सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो संक्रमण काल था, ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, उसके बीच का जो था उसका आद्य ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको इस नाम से जाना जाता है ना। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इसके जो प्रारंभिक स्थान थे वो कहाँ पर खोजे गए थे, तो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी नदी सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसको हम हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला स्थान उत्खनित किया गया था वो हड़प्पा किया गया था ना, तो इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये चीज है ना। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये फैक्ट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विशिष्ट हड़प्पा, मिट्टी के बर्तन यानी कि ईंटें जो है, और अन्य वस्तुओं जैसे मुहर है, बाट है, मोती है, तांबे हैं और कांस्य की वस्तुएं। विभिन्न प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती हैं। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर भारत की अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदाड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले, है ना। भारत के अतीत की जो पहली तस्वीर है वही मिलेगी, क्योंकि जो 1921 और 1922 में जो पहला खनन हुआ था या फिर जो पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ही तो हुई थी। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी थी। नहीं तो ऐसा लगता था कि हमारे पूर्वज जो है बड़े ही बैल बुद्धि टाइप के थे, है ना। और सिर्फ वही भोजन करना और अपना जीवन यापन करना इसी तरीके से, यानी कि हमारे अंदर कोई कलात्मक चीजें नहीं थी। आपको पता है कि उस समय भारत जो है एक औपनिवेशिक स्थान था अंग्रेजों का, वो हम पर शासन कर रहे थे। और ऐसा वो दिखा रहे थे कि हम लोग बहुत ही असभ्य प्रकृति के थे, यानी कि बर्बर जनजातियों से थे। अब जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, वहां पे जो भारत के बुद्धिजीवियों ने देखा कि जो हमारी सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे कट रही हैं, है ना, 90 डिग्री पे एक दूसरे का, नालियां ढकी हुई हैं, यानी कि हम उस समय जब 1921 में नहीं था, लेकिन उसके पहले हड़प्पा सभ्यता हमारे ही देश में हड़प्पा सभ्यता में था। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के अंतर कल्चरल यानी कि सिविलाइज थे ना, जो ये कहते थे कि तुम बर्बर हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बौद्धिक विकास होता है। अचानक से क्रांति आ गई कि अच्छा हम इतने सभ्य थे कि हमारी जो नालियां हैं वो ढकी हुई हैं, हमारे यहाँ पर जो है ड्रेनेज पैटर्न इतना बेहतरीन है कि उस समय 1921 में नहीं था वो, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हजारों वर्षों पूर्व था, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो एक सोचने की क्षमता थी उसमें कहीं ना कहीं क्रांति के तरीके से चीजें हुई, है ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी, है ना, संयोग बस हुई थी। उसके बाद हड़प्पा या सैंधव संस्कृति के 3 क्रमिक चरण माने जाते हैं। एक तो अर्ली या फिर प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका समय 3200 से लेकर 2600 बीसी था। फिर है आपकी एक तो मैच्योर या फिर यूं कहें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका समय 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व था। फिर पोस्ट हड़प्पन सभ्यता या इसका समय जो है 1900 से लेकर के 300 ईसा पूर्व था, है ना।
यानी कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर आपकी है पोस्ट हड़प्पन यहाँ पर सिविलाइजेशन, है ना। जो उत्तर हड़प्पा काल है वो 1900 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक था। यह नगरीकरण के पतन का काल है, जिसे उप सिंधु संस्कृति या फिर हड़प्पोत्तर भी कहते हैं, है ना। तो ये चीज आपने यहाँ पर देखा। और उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे प्रॉक काल जो आपका था, यानी कि प्री पीरियड था, उसके जो सभ्यताएं थी कौन कौन सी थी। कोटदी सिविलाइजेशन थी, आमरी सिविलाइजेशन थी, चौथी सिविलाइजेशन थी, इन सबको हम पढ़ेंगे। और जो पोस्ट हड़प्पन, हाँ पूछ लेंगे कि जो आपकी आमिरी सभ्यता है वो प्रॉक हड़प्पन काल की है कि परिपक्व यानी कि जो मैच्योर पीरियड की है, या फिर पोस्ट हड़प्पन काल की है। तो आमरी जो होगी वो किसकी होगी, प्री पीरियड की होगी। पूछ लेंगे कि जो झूकर सिविलाइजेशन हो किसकी है, प्री पीरियड पीरियड की है कि मैच्योर पीरियड की है कि पोस्ट हड़प्पन की है। तो आप कहेंगे पोस्ट हड़प्पन यानी हड़प्पा के बाद की संस्कृति है ना। कौन सी, झूकर कल्चर हो जाएगी, झांगर सिविलाइजेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखेंगे आप सिमेट्री एच सभ्यता हो जाएगी। और जो ये गंगा यमुना दोआब की क्षेत्र है, जो रंगपुर का है ना, ये सब मानी जाएंगी इसकी पोस्ट वाली। फिर है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। पूरे दक्षिण एशिया की पहली अर्बन यानी कि जो नगरीय सभ्यता है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता है। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हड़प्पा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी 1991, है ना। अब आगे क्या होगा भाई, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता इस हुआ इसलिए कहा गया क्योंकि जो पहली खुदाई है वो हड़प्पा में हुई थी, आपको हमने बताया ही वही कह करके। और इसके जो शुरुआती कई सारे स्थल मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में, यानी कि सिंधु की घाटी मिले, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हालांकि बाद में इसके जो स्थल आप देखेंगे सिंधु घाटी से बहुत दूर तक मिले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नाम पड़ गया था तो वही कंटिन्यू रहा। आगे है कि जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में, ठीक है, तो अब मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे ये जॉन मार्शल की है। सजेस्टेड दैट इन फ्यूचर ऑफ दीज साइट्स आर फाउंड आउटसाइड द इंडस वैली देन दिस सिविलाइजेशन शुड बी नेम्ड इंडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये रिकमेंड किया कि अगर इस सभ्यता के जो स्थल हैं वो इसके यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता इसके दूर पाए जाते हैं तो इसको हम भारतीय सभ्यता या फिर इंडियन सिविलाइजेशन कहेंगे। फिर एक हुए हैं मार्टिमर हुइलर, उनकी पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इन्होंने इसमें शब्द इस्तेमाल किया कौन सा भाई, इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता इन्होंने जो है इसमें इस्तेमाल किया। आगे ए आर मुगल ने इस सभ्यता के लिए वृहत्तर सिंधु सभ्यता का नाम सुझाया है। और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी, है ना। यह सभ्यता मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में पाई जाती है उसके समकालीन ही थी। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो कार्ड ए ब्रॉन्ज एज, है ना, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांसा। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो कि तांबा और टिन के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली बार इसमें प्रयोग किया गया, है ना, क्योंकि कांसा का सबसे पहली बार प्रयोग जो हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया, इसलिए इसको हम कांसा यानी कि क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आगे है गॉर्डन चाइल्ड टर्म्ड इंडस सिविलाइजेशन द फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, है ना, द फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। उन्होंने क्या कहा है कि यह पहली नगरीय क्रांति थी। द मेजोरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर हाकरा रिवर। जो अधिक जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन थी वो सरस्वती घाटी में और घाघरा हाकरा नदी के किनारे, इसलिए कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मनु स्मृति में 10 द्योति और सरस्वती के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावत कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मावत किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता है, इससे भी एग्जाम में पूछा गया था। तो 10 द्योति और सरस्वती जो नदियां हैं उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है, ऐसा मनु स्मृति में उल्लेख है ना, ब्रह्मवर्त कहते हैं। द्रस्वती की पहचान राजस्थान की हाकरा नदी से की जाती है। अगर पूछा कि दसद्वती नदी किसको कहते हैं तो राजस्थान की जो हाकरा नदी है उसको दसद्वती नदी कहते हैं। आगे है यहाँ पर कुछ हम विशेषताएं यहाँ पर देखेंगे। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द मोंटमोगरी डिस्ट्रिक्ट, क्या कहते हैं,
वर्तमान में इसको साहिवाल कहते हैं, लेकिन उस समय क्या कहा जाता था, मोटोमगरी। तो हड़प्पा जो है वो मोटोमगरी जिले में है। कहाँ पर, तो जो पंजाब का पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां के मोटोमगरी डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा स्थल स्थित है ना। जबकि मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो लरकाना जो डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रांत का, यानी कि अपने यहाँ प्रदेश चलते हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे चांद कहाँ पर है, बिहार में है, दमदमा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से पाकिस्तान के एक प्रांत है पंजाब, जैसे अपने यहाँ पंजाब नहीं, वैसे वहां पर भी पंजाब है। तो पंजाब का जो मोटोमगरी है वहां पर कौन सा है आपका, हड़प्पा। और जो सिंध प्रांत का लरकाना स्थान है, लरकाना जिला है सिंध प्रांत का, वहां पर क्या है आपका, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे रावी जो नदी है उसके बाएं तट पर है। जबकि जो मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ पर है, तो जो सिंधु घाटी सिंधु नदी है उसके दाएं तट पर है। दोनों अलग अलग हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, जो सिंधु और जो आपका मोहनजोदाड़ो वो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा बाएं तट पर है रावी नदी के, और जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है ना। आगे है हड़प्पा। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। अब तक सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम किसने किया, तो जॉन मार्शल ने दिया, पीछे आपने देखा ही। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब है, भारत में पंजाब है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों पर भी पाए जाते हैं। क्योंकि जो सबसे दक्षिणी हमारा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो महाराष्ट्र प्रांत में ही तो आता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो सुतकेंगडोर है ना, सुतका गेंडोर है, कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। सबसे पश्चिमी वेस्टर्न हमारा हो जाएगा। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है ना, मेरठ में स्थित है। और सबसे उत्तरी कौन सा है, मांडा है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी कौन सा है, दायमाबाद है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अभी हमने बताया ना कि महाराष्ट्र का जो दायमाबाद है वो सबसे दक्षिणी है। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि उस समय का जो शिल्प है, उस समय की जो कलाकृतियां हैं, उस समय की जो सिविलाइजेशन है, दायमाबाद के नीचे फिर नहीं पाई जाती है ना। ये चीज हो जाएगा। आगे फिर हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे 3 केंद्रीय नगर हुए हैं, द 3 सेंट्रल सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। कौन कौन सी, एक तो हड़प्पा मानी जाती है, मोहनजोदाड़ो है और धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात में, बाकी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कहाँ पर, पाकिस्तान में। अगर पूछ लिया जाएगा कि जो 3 केंद्रीय शहर माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के वो कौन कौन से माने जाते हैं, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा। धौलावीरा उत्तर प्रदेश भारत के गुजरात में है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि भाई बहुत उस समय ये अपने आप में भाई बहुत उत्कृष्ट नमूने थे। उस समय पे बड़ी बस्तियां थी। हड़प्पा के टीले ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मोटोमगरी संप्रत साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, और वर्ष 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। तो दयाराम साहनी को श्रेय जाता है इसका, तो आप कहेंगे कि हड़प्पा के उत्खनन का, है ना। In 1926, Madhav Swarup Vats carried out excavation, and in 1946, Mortimer Wheeler conducted large-scale excavation and at the site of 2 mounds unearthed at Harappa. The eastern mound has been identified as the town mound, and the western mound is referred to as the citadel mound, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ citadel का, तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई की है। फिर 1946 में किसने किया है, मॉर्टिमर व्हीलर ने। काफी समय, क्योंकि लंबा व्यापक स्तर पर हुआ है ना। तब यहाँ पर जो है 2 टीले प्राप्त होते हैं, एक पूर्वी टीला, एक होता है पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था उसको नगर टीला कहा गया, और जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग टीला कहा गया। तो अगर पूछ लिया जाए कि दुर्ग टीला किसको कहते हैं, यानी कि दुर्ग टीला में जो है राजा वगैरह, जो पश्चिमी टीला था उसमें जो इनका संरक्षक रहा था वो रहता होगा, और जो पूर्वी टीला था उसमें जो आम जनमानस है वो निवास करता होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद मोहनजोदाड़ो आता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो लरकाना जिले सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी की दाईं ओर स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज कब होती है, 1922 में। कौन करता है, राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा की दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो की राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है, बृहत स्नानागार। तो बृहत स्नानागार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो में। विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। अब बहुत इंपॉर्टेंट है,
पूछ लेंगे कि जो मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त होता है वास्तव में उसका उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक अनुष्ठान में स्नान के लिए था। इसमें धार्मिक अनुष्ठान में स्नान के लिए था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। आगे है मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किस, आप पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो का जो आपका पश्चिमी भाग था उसमें जो टीले पर जो दुर्ग बना हुआ है ना, जो टीला बना हुआ है उस पे जो है किन शासकों ने स्तूप का निर्माण कराया है, तो आप कहेंगे कुषाण शासकों ने। किसने कराया है, तो आप कहेंगे कुषाण शासकों ने वहां पर स्तूप टीला बनवाया था, है ना, कुषाण डायनेस्टी ने। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्या पूछेंगे, सब कुछ तो दिया जा रहा है, पढ़ना आपको है, समझना आपको है। आगे मोहनजोदाड़ो की स्थिति में और बात करें, एमंग अदर रिमेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एविडेंस ऑफ ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ए डांसिंग वुमेन। जो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ए स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट यानी कि एक योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो यहां से प्राप्त हुई है। ए स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव की एक साक्ष्य यहां से मिले हैं। उसके बाद और क्या साक्ष्य मिले हैं, इंस्क्रिप्टाइड ऑन ए कॉइन हैज बीन फाउंड, यहां से, है ना। और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे चन्नूदड़ो लोकेटेड 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो। जो चन्नूदड़ो स्थान है वो मोहनजोदाड़ो से दक्षिण पूर्व की तरफ कितना 130 किलोमीटर है। वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ईयर 1931 बाय एमजी मजूमदार। अब बात इंपॉर्टेंट है कि चन्नूदड़ो का आविष्कार खोज किसने की थी, तो एमजी मजूमदार ने। कब की थी, तो 1931 में की थी। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, मोहनजोदाड़ो की राखालदास बनर्जी ने, चन्नूदड़ो की तो एमजी मजूमदार ने। कब की है, 1931 में। अब इनको भी याद ना करो तो आपका फॉल्ट है ना, बता तो रहे सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। डिड दिस इन द ईयर 1935 इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय मैके। बाद में मैके के द्वारा यहाँ पर जो है खनन किया गया है, वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं। एमजी मजूमदार ने की थी, वर्ष 1935 में इसका खनन जो है मैके ने किया है। तो एमजी मजूमदार का कहीं कहीं ज्यादा नाम मिलता है, कहीं कहीं मैके का भी मिल जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगर में मोहनजोदाड़ो से पीने योग्य जल के संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बाईं ओर गैंडा है तथा भैंसा है, और दाईं ओर हाथी और व्याघ है तथा हिरण है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो पशुपति की मोहर मिली है मोहनजोदाड़ो से उसमें कौन सा जानवर नहीं है, या फिर पूछेंगे बाईं ओर कौन कौन, तो बाईं ओर आपका राइनोसेरस है और आपका भैंसा है, दाईं ओर हाथी है और व्याघ है। तो यहां पर पूछ लेते हैं कि जो पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई उसमें कौन सा पशु नहीं था। तो लोग कंफ्यूज, उनको लगता है कि गाय रहा होगा, बैल जरूर रहा होगा, बैल नहीं था इसमें, और बैल ऑप्शन में देते हैं। जब भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आयोग जो है या फिर जो भी संस्थान पेपर बनाता है वो बैल जरूर ऑप्शन देता है, और बैल इसमें नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कि बैल उसमें पूजनीय गाय का विनिमय होता था, तो हो सकता है बैल रहा हो। अनुमान से काम नहीं चलेगा, फैक्ट से काम चलेगा। और हिरण भी इसमें था। आगे कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा कहाँ पर है, ये भी एक हड़प्पन साइट है, और ये है कहाँ पर, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड हियर। कालीबंगा वाज ए स्मॉल टाउन, ए फोर्ट हैज बीन फाउंड हियर। यहाँ से एक किला प्राप्त हुआ है। एविडेंस ऑफ 7 फायर पिट्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगा। यहाँ से आप 7 अग्नि कुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। Evidence of 7 fire pits has been found from कालीबंगा। कालीबंगा मीन्स ब्लैक बेंगल। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां कालीबंगा, बंगन मतलब चूड़ियां और काली मतलब आपका ब्लैक, है ना। कालीबंगा was the only हड़प्पन साइट whose lower city was also surrounded by a well। कहने का मतलब ये है कि जो निचला शहर है वो दीवार से घिरा हुआ था, है ना, वाल से, है ना, वाल से सराउंडेड बाई अ वाल। जो इनका लोअर सिटी है ना, जिसे हम नगर किला कहते हैं, वो एक दीवार से घिरा हुआ था। एकमात्र ऐसा शहर है आपका कालीबंगा। कॉपर स्टेच्यू ऑफ ए बुल हैज बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगा। कालीबंगा से जो है एक बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल जो कि गुजरात का स्थान है ना। ए डॉग हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल कहां पर है, तो गुजरात में है, और यहां से एक कुत्ते की जो है मूर्ति प्राप्त होती है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे कालीबंगा से और क्या, कालीबंगा इज कंसीडर्ड टू बी ए ओल्डर देन 4000 BC। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष इन 1952। अब इंपॉर्टेंट क्या है
कि जो कालीबंगा है इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है? अबलानंद घोष का। कब जाता है? 1952 में। बीके थापर एंड बीबी लाल कैरिड आउट एक्सकवेशंस हेयर इन 1961 टू 1969। उसके बाद जो बीबी लाल हैं और जो बीके थापर हैं, इन्होंने 1961 से 1969 तक यहाँ पर खोज की। द वर्ल्ड फर्स्ट प्लॉट फील्ड हैज बीन फाउंड एट कालीबंगा। दुनिया में सबसे पहले जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। एंड बाय 2900 BC a developed city had been stabilized here, है ना। The surface of a plowed field has been found at this site. मेसोपोटामियन सील्स, है ना, यहाँ से आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की मोहर, एक खिलौना गाड़ी, ए टॉय कार्ट, व्हील, एविडेंस ऑफ ए फायर अल्टर आर फाउंड हेयर, है ना। आग की बलवेदी के प्रमाण यहाँ से जो प्राप्त हुए, आग की बलवेदी के प्रमाण, 7 अग्नि कुंड के प्रमाण, निचला शहर दीवार से घिरा हुआ था, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सभी कहां से प्राप्त हुए हैं? मेसोपोटामिया की मोहर। और सबसे इंपॉर्टेंट है खिलौना गाड़ी, ए टॉय कार्ट, ये सब यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कालीबंगा से और क्या है? कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व, लोथल से पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड आप देख ही चुके हैं, है कहां पर? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब आता है धौलावीरा, जो कि एक महत्वपूर्ण हड़प्पन साइट है। कहाँ की है ये? गुजरात की है। धौलावीरा जो भारत में राखी गढ़ी के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, कच्छ के रण में स्थित है। इस नगर को आयताकार बनाया गया था। आर.एस. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने 1992 में खुद इसकी खुदाई की थी। धौलावीरा हड़प्पा के सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो हमें विशाल स्नानागार और जलाशय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके बाद आगे है भाई, धौलावीरा से जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जल संचयन और प्रबंधन की जो तकनीक है वो विशिष्ट साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है 1954 में आर.एस. राव ने की थी। तो अभी आपने देखा कि कालीबंगा की किसने कौन करता है? अमलानंद घोष करते हैं। चन्नू दड़ो की एम.जी. मजूमदार करते हैं। हड़प्पा की दयाराम शाहनी करते हैं। मोहनजोदाड़ो की राखाल दास बनर्जी करते हैं। लोथल की खोज जो कौन करता है? एस.आर. राव करते हैं। ठीक है, और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? डॉक यार्ड यहाँ पर। अब देखेंगे सुरकोटडा, ये भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश के समाधान के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। ये है आपका दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी है और प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृतियां जो है ये सभी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद दायमाबाद में जोरवे ताम्र पाषाणी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल अभी आपने पीछे देखा ही है कि पहली क्लास में हमारी कि जो जोरवे है, पहली बात तो कैसी है? तो एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है कहाँ पर? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है ना, जो कि सबसे बड़ा स्थल है, जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र फैला हुआ है। 1976 से 1979 के बीच में S.A. शाली ने दैमाबाद का उत्खनन करवाया था, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आगे राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, यानी कि जितने भी धौलावीरा, लोथर, आलमगीरपुर, दायमाबाद जितने भी मिले हैं भारत में, उनमें जो सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है वो कौन सी? आपकी राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी है कहां पर? तो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। रोपड़ कहां पर है? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे एक प्राचीन शहर स्थित है। बीबी लाल ने 1950 में खोज की। अब किसने खोज की रोपड़ की? तो बीबी लाल ने। कब की? 1950 में की। बाद में यज्ञदत्त शर्मा ने भी यहाँ पर एक्सकैवेशन किया है। 1953 से 1955 में इसकी खुदाई करवाई है। यह भारत का एक ऐसा सौंदर्य स्थल है जहां स्वतंत्रता के बाद सबसे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी आजादी के बाद सबसे पहले जिस हड़प्पन साइट में एक्सकैवेशन यानी कि उत्खनन हुआ है वो कौन सी थी साइट? वो रोपड़ साइट थी। आपको ये ध्यान रखना, कौन सी थी? रोपड़।
रोपड़ में संस्कृति के 6 चरण पाए गए हैं, जिनमें पहला सैंधवकालीन है। यहाँ से मृदभांड है, सिलखड़ी की मुहरें हैं, तांबे के बाढ़ हैं, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। और पालतू कुत्ते के अब ये, हाँ, मनुष्य के साथ कुत्ते के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? किस नवपाषाण कालीन स्थल से? तो आप कहेंगे बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। गुफ कराल और बुर्ज होम जो आपके नवपाषाण कालीन स्थल है वो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। आगे रंगपुर कहाँ पर है? तो गुजरात में है ना। बनावली कहाँ पर? बनावली। और अभी आपने देखा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पन कालीन साइट है। दोनों ही कहाँ पर है? तो दोनों ही हरियाणा में है ना, दोनों ही हरियाणा में है। वर्ष आपको जो 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ मात्र देवी की मिट्टी की आकृतियां और खिलौना हल मिले हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। बनावली में निम्नतम जमाओ प्रौक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से भी संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण ये है आपके लिए कि जो बनावली कहाँ पर है? तो आप कहेंगे वो हरियाणा में है। और किसने इसकी खोज की है? तो आर.एस. बिष्ट ने खोज की है। कब की है? तो 1973 में की है। आगे हिसार, आपको पता हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी का है, जो कुड़ाल स्थल की खोज जगपति जोशी ने की है। इसको देख लीजिएगा, काफी उतना महत्वपूर्ण वैसे है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे सिद्धू घाटी सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल, जिसमें सबसे उत्तरी आपका मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी आपका दायमाबाद है जो कि कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है ना, प्रवरा नदी किनारे है। और सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो सुद कांगे डोर है। और जब से जो ईस्टर्न मोस्ट आपकी साइट है वो आलमगीरपुर है ना। वो आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मेरठ में है। और मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, हिंडन नदी के तट पर। जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है वो हिंडन नदी के तट पर है। जो सबसे आप देखेंगे सुदकांगे डोर है ना, बलूचिस्तान में है। और दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी किनारे है। जो सबसे साउदर्न मोस्ट है वो किस नदी किनारे है? तो आप कहेंगे वो प्रवरा नदी के किनारे है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये इनका जो है मैप के थ्रू आप समझ सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे वैदिक काल, जिसको बोलते हैं संस्कृत यानी कि वैदिक पीरियड कल्चर। इसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये किसके बाद होता है? तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वैदिक भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से जिस भाषा में हुई है उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है। इस भाषा में बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा चली जो धार्मिक एवं लौकिक विषयों से भरी थी। यानी कि जो साहित्य की रचना हुई है वो रिलीजियस भी था और लौकिक भी था। वैदिक साहित्य तात्कालिक समाज की प्रवृत्तियों के समझने में बहुत उपादेय है। वैदिक साहित्य के धार्मिक विषयों में यज्ञ देवता उनके स्वभाव भेद आती आए हैं। तो लौकिक विषयों में मानव की इच्छाएं संकट और उनके निवारण समाज का स्वरूप चिकित्सा दान विवाह आदि हैं। इनसे समाज के विविध पक्षों का बोध होता है। वैदिक साहित्य के विकास का समय जो है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि जो वैदिक आपका काल है वो कब से कब तक माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। बहुत बार पूछा गया है कि वैदिक साहित्य का समय कब से कब तक रहा है, तो आपको बताना है कि ये भाई जो समय था ये 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। इस कलावधि में 4 चरणों का साहित्य देखा जाता है ना। यानी कि 4 ऐसे स्टेप है जहां पर आप देखेंगे कि जो लिटरेचर जो है वो इवेल्युएट हुआ है। सबसे देखेंगे वैदिक कल्चर डेवलप्ड आफ्टर था इंडस सिविलाइजेशन। भी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही वैदिक कल्चर आया था। अब एक चीज और है, आपका जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि आप देखेंगे कि जो वैदिक कल्चर है वो कैसी है? तो वो रूरल सिविलाइजेशन है, यानी कि ग्रामीण सभ्यता है वो, है ना। वो कैसी है? तो आप कहेंगे ग्रामीण सभ्यता है। द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। एक तो आपका ऋग वैदिक पीरियड इसको माना जाता है, इसका समय 1500 से 1000 बीसी। फिर दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, इसका समय 1000 से 600 बीसी माना जाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, हमने आपको बताया अभी। शूद्र शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग हुआ है, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद है, ऋग्वेद है आपका, और कौन कौन सा? सामवेद है, अथर्ववेद है, सामवेद अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, और एक कौन सा वेद याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा है।
ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 10 ही मंडल है, 10वें मंडल में है जो पुरुष सूक्त का उल्लेख है ना। पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसमें बताया गया है कि एक वो में एक मिथ है, हालांकि मैं उसको उसकी क्या कहते हैं उसको मैं प्रूफ नहीं करता कि सही मिथ ऐसा है कि ब्राह्मण का जो जन्म है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है, फिर भुजाओं से क्षत्रिय का हुआ है ना। इस तरीके से जो है इनका अलग अलग तरीके से जन्म हुआ, हालांकि वो मिथ है, वो बिल्कुल तरीके से कहानी है, ऐतिहासिक चीजें नहीं है, साक्ष्य उसके नहीं है। तो पुरुष सूक्त में पूछा जाता है शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहां पर, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए, ये नवीनतम है। अगर पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 2 से लेकर के 9 तक पहले थे, बाद में पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया है। ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य जो है अवेस्ता से मिलते हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। वास्तव में अवेस्ता है क्या, जिंद अवेस्ता इसका पूरा नाम है, और पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे वेद सनातन धर्म के एक प्राचीनतम ग्रंथ है। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेवरल पार्ट्स, कुल और ग्रह, है ना। ग्राम, विश एंड जन इसमें बटा हुआ था, भागों में विभक्त थे, कई भागों में, जिनमें से आप देखेंगे यहाँ पर कुल है, ग्रह है, ग्राम है, विश है और जन है ना। इससे आप समझ सकते हो ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामीणी था, विश का जो प्रधान होता था उसको विशपति कहा जाता था, जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहते थे, जो जन का शासक है वो राजन कहलाता था, है ना। जो जन का शासक था वो क्या कहलाता था, राजन। पूछ लेंगे कि विश का प्रमुख कौन होता था, विश एक इकाई है प्रशासनिक, उसका प्रमुख विशपति होता था। ग्राम का जैसे आज में वर्तमान में प्रधान होता है ना, जो इलेक्टेड होता है, उस समय कौन होता था, ग्रामीणी। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। वित्त आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वित्त है वो बहुत प्राचीन संस्था थी आर्यों की। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कठोपनिषद में, है ना, यम और नचिकेता का संवाद है। वैदिक संस्कृत में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। अच्छा, यम और नचिकेता का संवाद क्या है, एक बार ऐसा माना जाता है कि यम अपने मित्र के साथ जो है सप्त सैंधव प्रदेश में कहीं टहल रहे थे, तो और नदियां जो है, नहीं वो तो नदियों का है, ये यम नचिकेता संवाद दूसरा है, वो दूसरा संवाद है ना, वो दूसरा, मेरे दिमाग में वो चीज आ गई थी। तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कहाँ पर है, कठोपनिषद में है। हमारे जो उपनिषद हैं उनका जो कठोपनिषद है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे वेदों की, तो वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। वेदों के रचयिता का शब्द नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंपोजर, कंपोज शब्द इस्तेमाल किया गया। अब वेदास वाज कृष्णद्वैपायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोज और राइटर, कहीं पर भी राइटर नहीं मिलेगा अगर आपको लगता है कि वेदों को लिखा है, क्योंकि वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति वही कि हमारे पूर्व, अब जो लौकिक साहित्य है वो जन जन में व्याप्त था। जिस महिला को कोई ज्ञान नहीं है, जिस पुरुष को कोई ज्ञान है, उसको भी लौकिक कहानियां याद हैं। लेकिन जो वैदिक साहित्य है, जो ऋग्वेद थे, वो मतलब जो विद्वान, जो ऋषि लोग थे, जो ऋषि परंपरा के लोग थे, उनको याद थे, और ऋषि परंपरा के द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए। आम जनमानस में वेद नहीं थे। हाँ, एक आधा सूक्त याद हो, एक आधा मंडल याद हो तो बात अलग है, लेकिन आम जनमानस को नहीं याद थे। ये जो ऋषि परंपरा के लोग हैं इनको याद थे, उनके द्वारा फिर आगे को दिया गया। बाद में इनको लिखित रूप में रखा किसने है, संकलन किसने किया है, तो कृष्णद्वैपायन ने। तो कंपोजर कहा जाएगा, है ना। इन्होंने वेदों का संकलन किया और वर्गीकरण किया था, अतः इन्हें वेद व्यास कहकर पुकारा गया। वेद व्यास कृष्णद्वैपायन, है ना। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये देव मुख से आए हैं। अपौरुषेय, है ना, ये देव मुख से धीरे धीरे लोगों में है, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति, जिन्हें सुना गया है। वेद जो शब्द है विथ धातु से निकला, जिसका अर्थ है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है ज्ञान। आगे है द वेदास हैव बीन कंसीडर्ड एज, आप यहां पर देखेंगे क्या, ज्ञान राशि, शब्द राशि, है ना, एंड ज्ञान राशि। द वर्ड्स निगम एंड अमान्य आर आल्सो यूज्ड फॉर द वेद्स, है ना। पाणिनि हैज कॉल्ड द वेदास, है ना। क्या कहा है पाणिनि ने वेदों को, छंदस, क्या कहा है, तो छंदस कह के पुकारा है ना, ये चीज है। तो पाणिनि ने वेदों के लिए छंदस शब्द का इस्तेमाल किया है। वेदों का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द राशि, ज्ञान राशि माना गया है। आगे सतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्वज्ञानमय कहा है।
वेद कितने हैं, है ना? द वेदास आर 4, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा नहीं याद आ रहा था ना, अब यजुर्वेदा और अथर्ववेद। अब जो वेद त्रय होते हैं उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। जो वेद त्रय हैं उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही शामिल किए जाते हैं। दीज 4 वेदास आर टुगेदर कॉल्ड क्या भाई? संहिता। इनको संहिता कहते हैं। वेदों को मौखिक रूप से समुच्चय के रूप में क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है ना? वेद संस्कृत भाषा और पद में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप जो है यजुर्वेद है वो कुछ गद्य और कुछ पद में लिखा है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो वो आपका यजुर्वेद हो जाएगा, है ना? अथर्ववेद में भी गद्य अंश है जो कि पूरे ग्रंथ का छठा भाग है। ऋग्वेद हमारा और सबसे जो प्राचीनतम है, यानी कि ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है? ऋग्वेद इज अवर ओल्डेस्ट लिटरेचर, है ना? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यहाँ पर वेद त्रय में देखो कौन कौन शामिल है। हमने कहा था अथर्ववेद शामिल नहीं होगा। 4 भाग होते हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्यक है और उपनिषद है ना? ये है 4 यहाँ पर वेद बनाए गए हैं। उसके बाद ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम या फिर क्यों कह लें प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम फ्रीडिस रोजन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन आरंभ किया था। सबसे पहले मैक्स पूलर ने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन का था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे, इट हैज ए कलेक्शन ऑफ मंत्राज संग इन प्रेज ऑफ वेरियस डाइटीज, है ना? विभिन्न देवताओं की स्तुति के मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद में, और इसका संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। आगे कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ऋचाएं कितनी है? 10,580 ऋचाएं हैं। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है, पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, बाद में जोड़ा गया है। दूसरा सबसे मंडल सबसे पुराना है ना? इन्हें वंश मंडल या कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के किन मंडलों को ऋषि मंडल या कुल मंडल कहा जाता है, तो 2 और 7वें मंडल को कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन, अभी आपको हमने बताया है। ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उनको होत्र या फिर होता कहते हैं। 9वां मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। द 9th मंडल इज डेडिकेटेड टू आपके जो देवता सोम है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है, जहां पे 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद की जो तुलना है वो पारसी ग्रंथ है, या फिर पारसियों का जो मूल एक निवास स्थान था वो ईरान था, तो ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था से भी करते हैं। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है गंगा को नहीं माना गया है, सरस्वती को माना गया है, इसीलिए सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहते हैं, है ना? ऋग्वेद में यमुना का जो उल्लेख है वो 3 टाइम्स किया गया है, आपको याद रखना यमुना नदी का। गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, वो भी कहां पर? 10वें मंडल में। और नदीतमा जो शब्द है वो किसके लिए है? तो वो सरस्वती नदी के नदीतमा, है ना? जो ऐसी नदी जो माँ के समान है वो सरस्वती है। सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को इसमें माना गया है। और इंद्र का जो प्रयोग है वो 250 बार शब्द हुआ है ना? अस्तोमा सदगमय, है ना? जो अस्तोमा सदगमय जो वाक्य है, जो सूक्त है, वो कहाँ के है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वर शब्द का सबसे पहला उल्लेख वही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया, सबसे पहले प्रयोग। ऋग्वेद का पहला और 10वें मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। 7वें मंडल की जो ऋचाएं हैं, द हाइमन्स ऑफ द 7th मंडल आर कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी है ना? अब यहाँ पर देखेंगे सामवेद को। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट देयर वेयर 1000 ब्रांचेज ऑफ सामवेदा, बट टुडे ओनली 3-4 ब्रांचेज आर अवेलेबल। एमंग दिस आप देखेंगे कौथम ब्रांच इज मोर पॉपुलर, है ना? जो कौथम शाखा है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो इसकी 1000 शाखाएं थी सामवेद को प्राचीन समय में, लेकिन वो सारी विलुप्त हो चुकी हैं, फिर उनका हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो 3-4 शाखाएं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौथुम शाखा किसकी है? सामवेद की है। सामवेद संहिता को 2 भाग हैं, एक तो पूर्वार्चितक है और दूसरा है उत्तरार्चितक है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ, सामवेद इज कंसीडर्ड टू बी द बेसिक टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो फैक्ट है कि भाई इसको जो है इंडियन म्यूजिक का क्या माना जाता है? जनक, है ना? और सामवेदास प्रीमा फेसी और आद्य आचार्य वाज जेमिनी वाइल शुकर्मा एक्सपेंडेड द सामवेदा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सामवेद के प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य कौन थे? जैमिनी थे। वहीं शुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया है। ये फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आयोग का फेवरेट है, यहां से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से उठाएगा। मंत्रों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई 1869 है ना?
और कुछ मंत्रों को अगर निकाल दें जो एक से अधिक बार आए हैं उनको 1549 होगी। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है इसका प्रथम दृष्टा। ये 3 फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही मानते हैं, है ना। सामवेद में सर्वप्रथम जो सारे गामा पा धा निशा जो हमारे 7 स्वर हैं इनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है ना। दाप वेद आप सामवेद इस कार्ड आपका गांधर्व वेद, जो सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद भी कहते हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हमने कहा था, 3-4 उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौथमी है। तो 3 शाखाएं हैं कौन कौन से, तो आप कहेंगे कौथमी हो जाएगी, रामायणी हो जाएगी और जैमिनी हो जाएगी। ये इसकी परंपरा, हालांकि 1000 से भी अधिक शाखाएं थी लेकिन जो ज्ञात हैं अभी वो इतनी ही है। अगर यहाँ पर हम यजुर्वेद की बात करें तो प्राचीनतम काल में 101 इसकी शाखाएं मानी जाती हैं। इसका जो उद्भव है वायु से माना जाता है ना। इसमें कर्म वाली चीजें हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भाग हैं। इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाला अधर्यु, जैसे कि ऋग्वेद को पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं, होता। सामवेद को पाठ करने वाले को उद्गाता। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यजुर्वेद को पाठ करने वालों को क्या बोलते हैं, अधर्यु। इसमें 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल थे, 10,580 सूक्त थे। यहाँ पर 2000 सूक्त हैं, है ना। इसमें क्या है, हाथियों को पालने का उल्लेख। अगर पूछ लिया जाए कि किस वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है ना। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद हैज 20 चैप्टर्स, यानी कि कांड जिसको बोलते हो, है ना। 731 सूक्त हैं, 5849 मंत्र हैं और 1200 मंत्र ऋग्वेद संहिता से लिए गए हैं। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, क्या है, गोपथ जिसको कहते हैं, गोपथ है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट तंत्र मंत्र, है ना, विच क्राफ्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं जादू टोना वगैरह, टोटका है, इंडियन मेडिसिन और साइंस। लेकिन मूल रूप से अगर पूछा जाए कि किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख है तो आप कहेंगे ऐसा उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद, है ना। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अथर्ववेद है वास्तुशास्त्र का, उसमें यानी कि आर्किटेक्चर का ज्ञान है। अथर्ववेद का कोई आर्यड़क नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक मांडुक्य और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, उनका यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं, है ना। अब इसको जैसे होता है, उद्गाता है, अधर्यु यजुर्वेद वाला हो जाएगा, उसी तरीके से अथर्ववेद का जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ पर सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख कहाँ पर है, अथर्ववेद में है। ठीक, उसके बाद 1/6 ऑफ द अथर्ववेदा इज प्रोज, यानी कि जो अथर्ववेदा है उसका जो षष्ठांश यानी कि 1/6वां भाग है वो कैसा है, तो गद्य में है ना। और अगर पूछा जाए तो इन द अथर्ववेदा फॉर द फर्स्ट टाइम वर्डली मैटर्स हैव बीन गिवन एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस, है ना। व्यापक रूप से यहाँ पर लौकिक विषयों को महत्व दिया गया। लौकिक विषय जो समाज में आम जनमानस के बीच में व्याप्त है उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर देखेंगे संहिताओं की, तो संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह है। इनके 4 मुख्य रूप हैं। एक तो ऋग्वेद संहिता है, एक यजुर्वेद संहिता है, एक सामवेद संहिता है और एक अथर्ववेद संहिता है। देयर क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द रोल्स ऑफ द 4 ऋत्विजास, है ना, यानी कि ऋत्विजों, यज्ञ कराने वालों कार्यों को ध्यान में रखकर हुआ है। यज्ञों में 4 ऋत्विज होते थे, वही जो पीछे आपने बताया ना, किनको पढ़ने वालों के आधार पर इनकी संहिताएं भी बनी है। भाई होता जो सामवेद को पढ़ता है, अधर्यु जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उद्गाता जो सामवेद को पढ़ता है, ब्रह्मा जो अथर्ववेद को पढ़ता है ना, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इन्हीं के आधार पर इनकी संहिताएं भी बनाई गई हैं। देवताओं को यज्ञ में बुलाता है और ऋचाओं का पाठ करते हुए, ये सारी चीजें देखिएगा, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। अब ब्राह्मण की हम बात करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्राह्मण टेक्स्ट इज टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द आपके कौन से यज्ञों की व्याख्या, है ना। इनमें यज्ञों की व्याख्या थी। इस प्रसंग में बहुत सी नैतिक सामाजिक ये सारी यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, है ना। ब्राह्मणों में मूल रूप से क्या है, जो उद्देश्य है, संहिताओं के जो मंत्र हैं उनको व्याख्या करना। जो ब्राह्मण होते थे, जो आपके वेद हैं और जो आपके क्या कहते हैं संहिताएं थी, उनकी जो सरल भाषा में जो व्याख्या वो किसमें की गई है, ब्राह्मण में, बस इतना समझो।
संहिताओं और वेदों की सरल शब्दों में जो व्याख्या है वो कहाँ पे की गई है? तो जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वहां पे की गई है ना। आगे अब यहाँ पर देखेंगे आर्यड़क। आर्यड़क जो बेसिकली जो है ये वनों में अपने गुरुओं के बीच में बैठकर लिखे गए हैं। आर्यड़कों की रचना वनों में हुई है। आर्यड़ मीन्स होता ही वन, आर्यड़क मतलब जिनकी रचना वनों में हुई हो। वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान की उत्पत्ति और उसके महत्व के विषय में ऋषियों का जो चिंतन हुआ है उसे आर्यड़कों में रखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के समान ये भी सरल गद्य में ही लिखे गए। हमने बताया ना लौकिक आम जनमानस। पहले जो ये वेदों की भाषा, जो संहिताओं की भाषा थी, वो ऋषि मुनियों की भाषा थी, है ना, उसमें वैदिक साहित्य था। अभी भी भाई आप देखोगे गांवों में जाकर के, चले जाओ मध्य यूपी में वहां पे अवधी भाषा बोली जाती है, चले जाओ पूर्वांचल में वहां पर भोजपुरी बोली जाती है, चले जाओ मिथिला क्षेत्र वहां पर आपकी मिथिला भाषा बोली जाती है, झारखंड चले जाओगे तो यहाँ पे दूसरी भाषा बोली जाएगी, संथाली बोली जाएगी, आम जनमानस। लेकिन जो साहित्य लिखा जा रहा है, जो पढ़ाई हो रही है वो शुद्ध हिंदी में हो रही, खड़ी बोली में होती है। अब खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली मैच करती है, लेकिन फिर भी अब मान लो जो अवधि है उससे कहीं ना कहीं मैच कर रही है, संथाली बनाना है, तो जब तक आपको अगर उस ज्ञान को जो किताबों में सिमटा है, जो साहित्य है, आम जनमानस पहुंचाना है, तो उसकी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो इसीलिए जो वेद हैं, जो संहिता है, उनकी जो संस्कृति, आम जनमानस भी संस्कृति की भाषा बोल रहा है, लेकिन उसमें कुछ देशज शब्द भी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको समझने के लिए सरल भाषा में कन्वर्ट किया गया। अब बहुत सारे लोग अपनी जीवनी अंग्रेजी में लिख देते हैं, आम जनमानस उनको हिंदी भाषी जो बेल्ट के लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर कुछ लोग आते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत सारे लोग फिर उससे क्या होते हैं, बेनिफिट उनको मिलता है ना। तो वो चीज यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आर्यड़क जो है उनका वर्गीकरण, जैसे कि ऋग्वेद के आर्यड़क कौन कौन से हैं, तो ऐतरीय आर्यड़क हो जाएगा आपका, कौशितकी हो जाएगा, सांख्यायन हो जाएगा। ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं, है ना। यानी कि इनका यहाँ पर क्या सरल भाषा में 3 भागों में बांटा गया। फिर जो सामवेद है उसका क्या हो जाएगा? तलवकार हो जाएगा, या फिर जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं इसको, छांदोग्य हो जाएगा, ठीक है। फिर जो शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद की भी 2 पार्ट है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और ये जो है आप देखेंगे पद्य और गद्य में है, तो इसमें आप बृहदारण्यक हो जाएगा, तैत्तरीय हो जाएगा और मैत्रेयी हो जाएगा। और अथर्ववेद का कोई भी आर्यड़क उपलब्ध नहीं, क्योंकि अथर्ववेद खुद सबसे बाद में लिखा गया था, तो वो खुद सरल भाषा में रहा होगा। लोगों ने सोचा भाई जो उस समय के लोग थे क्यों इस काम करें, भाई जो हमारी ही भाषा में उसको हम क्यों ट्रांसलेट करें। वो पहले वैद त्रय में 3 ही आते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब आगे यहाँ पे उपनिषद, द उपनिषद टेक्स्ट बिलोंग टू द फाइनल फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं। इनमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है ना। और यह शास्त्र यत्र तत्र पहले भी संहिताओं और आर्यड़कों में आ चुका था। उपनिषदों में गुरु शिष्य के संवादों के रूप में बहुत सी गुण बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु और शिष्य के संवाद कहाँ पर हैं। तो अब शिष्य प्रश्न कर रहा है अपने साहित्य के विषय में, अपने ज्ञान के विषय में, और गुरु मतलब इन्हें वैदिक साहित्य के विषय में, और गुरु उनका उत्तर दे रहा है। तो उनकी रचना जो है कहाँ पर है? उपनिषदों में है। आत्मा, ब्रह्मा और संसार के रहस्यों की इन विवेचनाओं में प्रकाशित है। तो अगर सीधा सीधा ये कहोगे कि इनमें दर्शन शास्त्र है, अगर पूछ लिया जाए कि वास्तव में उपनिषद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वास्तुशास्त्र नहीं है, फिलोसॉफी है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी का उल्लेख जो है, संसार क्या है, उपनिषद में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने तथा वैदिक दर्शन के विकसित रूप को प्रकाशित करने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषदों का जो एक अन्य नाम है वो क्या है? वेदांत, है ना, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 थी, किंतु बाद में बाद में इनकी संख्या 100 से अधिक हो गई है ना। तो आप यहां से देखेंगे कि जो आपकी ये वीडियो क्लास सेकंड है वो समाप्त होती है। फिर जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा तीसरी क्लास में देखने को मिलेगा।